गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपने यूट्यूब चैनल पर। और थ्योरी ऑफ मशीन्स के हम 23वें लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास। बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब रेसिप्रोकेटिंग मास में आ जाएंगे। तो बाकी थ्योरी पढ़ने से पहले हम देखते हैं एक डायग्राम एक सिंपल सा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, मान लो ये हमारा पिस्टन है, ये इस तरीके से किसी सिलेंडर पे आपका रेसिप्रोकेट करेगा। ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक आई। ठीक है, हमको ये तो पता है अगर ये एंगल थीटा है। ठीक है, थोड़ा ऑफसेट हो गया यार इसमें, काम करता हूँ, डायग्राम फिर से बनाता हूँ, थोड़ा ऑफसेट हो गया। ये पिस्टन है यहाँ पर, ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक लगी हुई है। ठीक है, अब अगर एंगल ये थीटा है तो इस पे मान लो जो फोर्स लगेगा, जो इसकी वजह से इनर्शिया फोर्स आएगा, वो कितना आ जाएगा आपका, वो इस डायरेक्शन में मान लो आ रहा है m। एक्सेलरेशन कितना होता है, फॉर्मूला देख चुके हैं, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय एन। ये होता था एक्सेलरेशन, इसमें मास और जोड़ दो तो ये फोर्स आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय एन। ठीक है, अब इसमें देखो ये फोर्स हमारा आता है। अब इसमें से इसको अगर आप देखो तो m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा बाय n, ये दो पार्ट बन गए। ये जो टोटल फोर्स है ये इन दोनों का सम है। ये जो पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं प्राइमरी फोर्स। ये प्राइमरी फोर्स है, प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्यों, इसके यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इसके अलावा तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो ये अनबैलेंस्ड है अभी तो फिलहाल, और इसे कह देते हैं सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, इतनी कहानी समझो। तो जब भी एक रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होता है इंजन में, उसके ऊपर वेरियस फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे फोर्सेस लगेंगे। यहाँ पे हो सकता है फ्रिक्शन भी लगे, फ्रिक्शन भी लग सकता है। The resultant of all the forces acting on the body of the engine due to inertia is only, जब इनर्शिया सिर्फ की वजह से ये फोर्स, ये एक्सेलरेशन कौन सा था, इनर्शिया का एक्सेलरेशन था, तो इनर्शिया की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, और उसे शेकिंग फोर्स भी कहा जाता है। ये जो फोर्स था मैंने बताया, ये आपका अनबैलेंस फोर्स है, इसे शेकिंग फोर्स भी कह सकते हैं। दस, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट इज जीरो, अगर और भी फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा था और उसकी वजह से सारे फोर्सेस जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, तब हम कह देंगे कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। इवन दो वहां पे हो सकता है कि कोई अनबैलेंस्ड कपल रह जाए, कपल विल बी प्रेजेंट। हमने देखा था स्टैटिकली अगर हम बैलेंस कर भी देते हैं, मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो हो भी जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि समेशन ऑफ मोमेंट भी जीरो हो। इस वजह से हमको बैलेंसिंग करनी पड़ती है रेसिप्रोकेटिंग मास की, जिससे शेकिंग फोर्स भी हट जाए और शेकिंग कपल भी हट जाए। हम देखेंगे कि किस तरीके से शेकिंग कपल, शेकिंग फोर्सेस को हटाया जाता है। और यहाँ पे हमने बोल तो दिया कि एलिमिनेट करना, एलिमिनेट हम जब करने जाते हैं तो एक नया बवाल पैदा हो जाता है। आगे देखेंगे कि वो बवाल क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म वी कैन रिड्यूस द शेकिंग फोर्स एंड शेकिंग कपल बाय एडिंग एप्रोप्रिएट बैलेंसिंग मास। रेसिप्रोकेटिंग मास की कहानी है, अगर बैलेंस करना है। रोटरी में हमने क्या किया था, यहाँ पे एक मास था, ठीक है, तो एक मास यहाँ डाल दिया था। ये अगर m1 r1 डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे हमने m2 r2 डिस्टेंस पे डाला था, और हमने बोल दिया कि अगर m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 है तो फिर स्टैटिकली बैलेंस्ड है। तो वैसा हम काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक बैलेंस मास डाल दो। पर उससे होता क्या है, मान लो ये इसका मास m था, ठीक है, मैंने यहाँ पर m, इस पे फोर्स आ रहा था m ओमेगा स्क्वायर r का, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फोर्स डाल दिया, मैंने m ही डाल दिया, m ही मास डाल दिया, r डिस्टेंस पे डाल दिया। इसके ऊपर भी फोर्स लग जाएगा, कितना लग जाएगा,
एम ओमेगा स्क्वायर आर का लग जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा यहां पे आ जाएगा। पर आप सोचो ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा एक कंपोनेंट यहां पे भी तो आएगा। ससुरा हम लाइन ऑफ स्ट्रोक में फोर्स को अनबैलेंस करने गए थे और लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर एक फोर्स आ जाता है, मतलब हम गए थे बैलेंस करने। ठीक है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम गए थे हलवा खाने और मुंह ही जल गया है। ठीक है, हम तो गए थे इसको बैलेंस करने, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा अलग आ गया, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आगे हम देखेंगे इसको, ये हैमर ब्लो का कारण बनता है। तो हमको ये तो चाहिए नहीं ना, तो इसको कैसे खत्म करें, इसको कैसे कम करें? तो हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा मास बैलेंस नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा मास नहीं करेंगे, कुछ एक पार्ट कर देंगे, कुछ परसेंट कर देंगे, आधा कर देंगे, कि 2/3 कर देंगे, ताकि थोड़ा सा ये बैलेंस हो जाए, थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन में बैलेंस हो जाए, थोड़ा सा लाइन ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर आ जाए, थोड़ा इधर रहे थोड़ा उधर रहे, थोड़ा हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली टू एलिमिनेट देम कंप्लीटली। इन अदर वर्ड्स, रेसिप्रोकेटिंग मास आर ओनली पार्शियली बैलेंस्ड। तो ये मैंने बताया आपको, एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय एन हमारा क्या आ जाता है, इनर्शिया फोर्स आ जाता है। उसमें से एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा को मैं प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स बोल देता हूं, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा बाय एन को सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स बोल देता हूं। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से, एम ओमेगा स्क्वायर आर यहां पे भी है, एम ओमेगा स्क्वायर आर भी यहां पे भी है। आप बोलोगे सर यहां पे कॉस थीटा है, यहां पे कॉस 2 थीटा है, उसको छोड़ो। क्यों छोड़ो? कॉस के अंदर कुछ भी हो, एक्स हो वाई हो कुछ भी हो, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहने वाली है। ठीक है, यानी कि कॉस 2 थीटा हो या कॉस थीटा हो, इसकी पूरी की जो वैल्यू आएगी, ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई होके -1 से 1 के बीच में वैल्यू होगा ना। पर ये जो n है, ये क्या है, ये जो रेशियो है, ये इस कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक रेडियस का रेशियो है। कनेक्टिंग रॉड मान लो L लेंथ की है, तो ये L और ये R है, तो ये L/R है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, अगर कनेक्टिंग रॉड को मैं लंबा कर दूं तो n की वैल्यू बढ़ जाएगी और n यहाँ पे डिनोमिनेटर में, मतलब ये सेकेंडरी फोर्स जो है वो घट जाएगा। मतलब सेकेंडरी फोर्स उतना ज्यादा अनबैलेंस फोर्सेस लाएगा ही नहीं सिस्टम में। समझ में आई बात? इस वजह से हम क्या करेंगे, इस एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा को बैलेंस करो। यार ये तो इतना दिक्कत कर ही नहीं रहा ना है। हमारे पास दो दुश्मन है, एक तरफ है चाइना, एक तरफ है पाकिस्तान। सबसे बड़ा वाला कौन है? चाइना को मार दो, पाकिस्तान वाले को तो 4 बार वैसे ही हरा चुके हैं समझ रहे हो ना? तो पहले हम प्राइमरी वाले को मारेंगे, और इसको मारने के लिए क्या किया था मैंने आपको बताया, एम ओमेगा स्क्वायर आर का मैंने लगाया था यहां पे। अब मैंने बोला था प्राइमरी को बैलेंस करना है। प्राइमरी कौन सा था? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में आ गया, ये दोनों तो पूरे के पूरे कट गए। प्राइमरी बैलेंसिंग यहां पे हो गई थी, पर ये जो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा आया था, ये दिक्कत कर रहा था। और इसकी वजह से दिक्कत पता है क्या होगी? अभी तो ये नीचे की तरफ है, सोचो जब ये क्रैंक ऐसे जाएगी और ये मास ऊपर आएगा तो एम ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा ऊपर लगेगा। अभी क्रैंक ऊपर है ना, ये जो लाल कलर की क्रैंक दिखा रहा हूं, अगर कल को ये क्रैंक तो घूमेगी भी, क्रैंक, ये तो क्रैंक रोटेट करती है ना भाई, क्रैंक घूम के इधर भी आएगी, और तब एक एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये थीटा एंगल है, कॉस थीटा तो यहीं लगेगा, साइन थीटा ऊपर की तरफ लगेगा। अरे ससुरा, ये देखो, इसको समझो क्या है। मान लो ये इस तरीके से घटिया कार बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये कोई कार है, इसके अंदर ये व्हील पे मैंने बैलेंसिंग करके रखी है, ठीक है। तो जब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये कार में धचका लगेगा, अपने आप कार अपने आप ऊपर उठेगी और हर रिवॉल्यूशन में उठेगी। समझ रहे हो? और इवन यहां पे क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा है। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? π/2 पे होगा। तो π/2 जब होगी तो ये ऊपर की तरफ उठेगी, और जब आपका साइन थीटा यहाँ पे जब कह दो -π/2 होगा तो ये नीचे की तरफ धक्का देगी।
तो कब ये जो सस्पेंशन होगा ना उसका तो तेल निकल आएगा, कभी वो नीचे धक्का देगा कभी ऊपर लगेगा। ऐसा ट्रेन में होता भी है, जब पैसेंजर ट्रेन में बैठो तो उसमें होता है, फील भी होगा। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब प्राइमरी बैलेंस फोर्स को ले लेते हैं कोने में और बोलते हैं कि प्राइमरी बैलेंस फोर्स यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा अपने बारे में कुछ बताओ। बोलेगा सर एम ओमेगा स्क्वायर आर तो मेरा चेंज नहीं होगा, एक बार मास रेसिप्रोकेटिंग फिक्स हो गया, पिस्टन का मास वो ठीक है, आर मैंने क्रैंक जो लगा दी वो हो गई, ओमेगा जिस स्पीड पे आप मुझे चलाओगे वो आपके हाथ में। यहाँ पर कंटिन्यूस वेरिएशन जो आएगा, जब क्रैंक ऐसी थी, कभी क्रैंक यूँ होगी कभी यूँ होगी यूँ होगी, ये थीटा एंगल चेंज होगा ससुरा। और ये थीटा एंगल जब 0 डिग्री होगा और जब 180 डिग्री होगा तो बल्ले बल्ले मैं मैक्सिमम हो जाऊंगा, क्योंकि तब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो मैक्सिमम फोर्स जो लगेगा वो एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा। ठीक है, इतनी बात चुपचाप से अनबैलेंस फोर्स कौन से वाले ने, प्राइमरी वाले ने कह दी। सेकेंडरी वाला क्या कहेगा, बोलेगा सर मेरे पीछे कॉस 2 थीटा लगा था, अब इसकी वजह से क्या होगा कि जब थीटा 0 होगा तो 2 थीटा 0 होगा, यानी कि मैं मैक्सिमम। पर अगर थीटा 90 डिग्री भी होता है, अगर थीटा 90 डिग्री भी होता है तो कॉस 2 थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, मैं अगेन मैक्सिमम। 180 डिग्री पे जब 180 डिग्री होगा तो मैं 360 हो जाऊंगा, अगेन मैक्सिमम। और 360 पे मैं कॉस 2 थीटा फिर से 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 थीटा 720 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, एक रिवॉल्यूशन कहां से होता है, 0 से 360। 0 से 360 जाने में 4 ऐसे एंगल्स आएंगे जब मैं मैक्सिमम होऊंगा। कौन होएगा, कौन कह रहा है ये, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स कह रहा है। और प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स क्या कह रहा है कि सर मैं 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, 180 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, मतलब एक रिवॉल्यूशन में मैं 2 बार मैक्सिमम होऊंगा। और सेकेंडरी बोल रहा है मैं छोटा जरूर हूं मगर मैं 4 बार मैक्सिमम होऊंगा। ठीक है, पर हमें ये पता है कि 1/n टाइम्स होगा छोटा, तो हमें प्राइमरी बैलेंस को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं हम यहाँ पे। सेकेंडरी को हम तब देते हैं जब हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा चल रहा हो। ठीक है, इन केस ऑफ मॉडरेट स्पीड सेकेंडरी बैलेंस फोर्स इज shall not or shall be neglected or may be neglected as the primary unbalanced force is more in comparison to what, secondary unbalanced force. But in case of what, when the speed is very high, तब हमको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, देखा था अपन ने जब रेसिप्रोकेटिंग मास होता है ना, रेसिप्रोकेटिंग मास है यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, ये इधर तो बहुत ही घचड़ पचड़ हो गया, पर ठीक है, ये जो एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आ रहा था ना, ये एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, इसमें ये फोर्सेस हमेशा इसी लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग ही लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा पर इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, ये इसी लाइन ऑफ एक्सिस के अलोंग लगेगा। ठीक है, पर जब रोटेटिंग रिवॉल्विंग मास को हमने बैलेंस किया था, मैंने बताया था ना, एक शाफ्ट में, मान लो ये शाफ्ट है, इसका सामने साइड से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर रखा हुआ है। ठीक है, तो कभी ये फोर्स या ये मास यहाँ पर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ जाएगा तो यहाँ लगेगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। कभी ये फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, कभी इधर ही होगी, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर ही रहेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर जो अभी तक हमने बातें की हैं उन्हीं बातों से मिलते जुलते यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। पूछ रहा है कि प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स कौन सा है, तो एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन। सेकेंडरी कॉस 2 थीटा बाय एन, डी ऑप्शन। और मैक्सिमम सेकेंडरी फोर्स जो होता है वो प्राइमरी से 1/n टाइम्स होगा। प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स से, तो बिल्कुल सही। फिर प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स मैक्सिमम कब होगा, 0 डिग्री 180 डिग्री पे होगा, अभी बात कर ली, 2 बार होगा एक रिवॉल्यूशन में। सेकेंडरी कब मैक्सिमम होगा, 0, 90, 180, 360 सब पे होगा, 4 बार होगा, छोटा है पर 4 बार होगा। द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इज मैक्सिमम कितनी बार, 2 बार इन 1 रिवॉल्यूशन, ट्वाइस in 1 revolution, and maximum the primary unbalanced force in a reciprocating mass is inversely proportional to crank radius। अरे ससुरा, एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा था ना प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, तो आर से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, तो यहाँ पे तो ना,
द सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कितनी बार होगा? 4 बार होगा। छोटा है पर 4 बार होगा। छोटे लोग ज्यादा उचकते हैं। द अनबैलेंस फोर्स इज ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग मास। अनबैलेंस फोर्स जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मास की वजह से मैग्नीट्यूड में वेरीज करेगा। ठीक है, क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय एन है। ठीक है, तो ये जो थीटा चेंज होता रहेगा ना, इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा, पर डायरेक्शन लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलॉन्ग ही होगी। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू रिवॉल्विंग मास, उसमें क्या होता है? डायरेक्शन वेरी करेगी पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। इन अदर ऑर्डर टू बैलेंस द रेसिप्रोकेटिंग मास, प्राइमरी फोर्स को भी बैलेंस करना है, कपल्स को भी बैलेंस करना है, सेकेंडरी फोर्स को भी बैलेंस करना है, कपल्स को भी करना है। अभी इसने ये तो बताया नहीं ना कि हाई स्पीड पे कि लो स्पीड पे। जब तुम ये नहीं बताओगे तो मैं सब बैलेंस करूंगा भाई, मैं क्यों छोड़ूं अनबैलेंस कुछ भी, तो यहां पे सी हो जाएगा। पर अब वो बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द इंजन, तो मोस्ट ऑफ द इंजन नहीं चलते इतनी हाई स्पीड पे भाई। सारे इंजन थोड़ी ना हाई स्पीड पे चलते हैं, सब हायाबुसा में थोड़ी ना लगते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमको सेकेंडरी बैलेंस करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। ठीक है, सेकेंडरी कपल्स और फोर्सेस उतने ज्यादा इंपैक्ट नहीं देते। पार्शियल बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? पार्शियल बैलेंसिंग का मतलब मैंने बताया था आपको कि हम पूरा का पूरा रेसिप्रोकेटिंग मास बैलेंस नहीं करेंगे, पार्शियली करेंगे, थोड़ा सा कर देंगे। कितना कर देंगे? 1/2 कर लो। और सर बोलो कि सर नॉर्मली जनरली कितना किया जाता है, तो 2/3 किया जाता है। और जो कि अगला क्वेश्चन है, अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स इन अ रेसिप्रोकेटिंग मास क्या है? बैलेंस पार्शियली। और इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन यूजुअली डैश अमाउंट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मास आर बैलेंस्ड। तो कितना बैलेंस करते हैं? 2/3 करते हैं। ठीक है, यानी कि 2/3 बैलेंस करेंगे। अब आप देख रहे थे अगले लेक्चर की बात बता रहा हूं मैं, एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्राइमरी फोर्स आ रहा था, उसको अपोज कितना कर पाएगा? मान लो ये जो 2/3 है, उसको ये 2/3 एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बैलेंस कर पाएगा। मतलब 1 - 2/3 यानी कि 1/3 एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये अनबैलेंस फोर्स फिर भी रहेगा। ये कहाँ रहेगा? लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलॉन्ग। और साथ में जन्म आपका 2/3 एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा भी जन्म लेगा। ये तो जन्म लेगा, बिल्कुल लेगा। ठीक है, चलो फिर अच्छा देखो, ये अनबैलेंस फोर्स आते हैं ना, इसकी वजह से क्या करते हैं ना, जब हमारे पास इस तरीके से, अब ये तो क्या था, एक पिस्टन इस तरीके से लगा था, ये कनेक्टिंग रॉड थी, क्रैंक थी। अब इसी से ना एक और क्रैंक इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे एक और इंजन है, ये एक सिलेंडर इधर है, एक सिलेंडर इधर है, मल्टी सिलेंडर इंजन। और ये क्रैंक अब यहाँ पे एक लाइन की तरह नहीं रह जाएगी, ये क्रैंक मान लो इस तरीके से हो जाएगी, ये क्रैंक इस तरीके से हो जाएगी, एक सर्कुलर डिस्क टाइप की क्रैंक हो जाएगी, यहां से कनेक्ट कर लो। ठीक है, इस टाइप की क्रैंक हो जाएगी, क्रैंक का सर्कुलर वो बन गया है। तो डायग्राम में हम दिखा देते हैं कि क्रैंक हमारी किस तरीके की होगी, एक लाइन की तरह होगी, पर एक्चुअल में क्रैंक का शेप ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हम फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ले लेते हैं, उसे आर बोल देते हैं। मतलब ऐसा है कि एक सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पे छेद कर दिया, और उस छेद से आपकी एक इस तरीके से कनेक्ट हो गई, एक छेद से इस तरीके कनेक्ट हो गई, इस छेद से एक और कनेक्ट कर लो, इससे एक और कनेक्ट कर लो, तो कितने भी लगा सकते हो। और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रख देते हैं, ताकि इसकी वजह से जो फोर्स है और इसकी वजह से जो फोर्स है वो आपस में काउंटर बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि अभी तक मैंने बताया ना आपको, ये एम ऊपर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा लगेगा, ये क्या है, ये इफेक्ट है पार्शियल बैलेंसिंग का। और मैंने आपको बताया ये 1/3 फिर भी रह जाएगा, ये इफेक्ट है। और इस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये इफेक्ट क्या होते हैं, ये कब मैक्सिमम होते हैं, कब मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, ये सब चीजें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को शेयर करो जो भी आपके दोस्त सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज वेरी नाइस डे।